सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो रिफ्रैक्शन का जो लेक्चर हमारे पास लास्ट था उसको वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़े से एडवांस हो गए। और लास्ट वीडियो में हमने स्पेसिफिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था एन। हमने कंक्लूड किया था ये जो आपके पास एन होता है डेट इज C/V। इसी n को आप N21 करके भी लिख सकते हो, N12 करके भी लिख सकते हो। उसको मेंशन ऐसे किया जाएगा N2/N1 और इसको मेंशन किया जाएगा N1/N2। इसी चीज में हमने ये चीज भी समझी थी कि जो n होता है डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्नेल्स लॉ क्या होता है और स्पेसिफिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके क्या क्या कैसे कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में ही सीखा था। ठीक है, तो आज का हमारे पास टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन N21 एंड N12। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, एक कंक्लूजन है, इसमें हम कंक्लूजन में ही फोकस रखेंगे, किया कैसे उस पार्ट को देखते हैं। और समहाउ कभी कभी बुक्स इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बोलती है कि आपके पास इनकमिंग इंसिडेंट रे जैसे आती है वैसे ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को फॉलो करती है, समथिंग लाइक दैट। तो डायग्राम से हम इस पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास मीडियम इंटरफेस, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। N1 इज इक्वल टू C/V1 होगा, N2 इज इक्वल टू C/V2 होगा। ठीक है, अब होगा क्या, आपके पास एक इंसिडेंट रे होगी, जहां पे इंसिडेंट रे होगी वहां पे क्या बनेगा, नॉर्मल। और ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये आपके पास पाथ फॉलो होगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे के एंड में अगर हम एक मिरर एज्यूम कर लेते हैं, प्लेन मिरर, तो ये रे जैसे आई थी एज इट इज वैसे ही अपना पाथ फॉलो करके बाहर की ओर निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो हम यहां पे दो कंडीशंस में स्नेल्स लॉ को लगाएंगे। जब रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एक ये कंडीशन ले लेंगे, और रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दो इक्वेशंस बनेगी, उनको आपस में हमने इक्वेट करना है। किस तरीके से जरा समझते हैं। व्हेन, इसमें पहली कंडीशन, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमारे पास स्नेल्स लॉ लगाएंगे। हम इस पॉइंट को ए पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एट पॉइंट ए। अगर हम स्नेल्स लॉ लगाए, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी या फिर आपको याद होगा, स्नेल्स लॉ लगाने के लिए मैंने बोला था जो मीडियम है इंटू साइन ऑफ जो भी एंगल होगा वहां पे, तो मैं लिख रहा हूं N1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू N2 इंटू साइन ऑफ आर। तो हम रेयर से डेंसर जा रहे हैं, तो रेशियो किस तरीके से कंसीडर करेंगे, N2/N1 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, लिख सकते हैं इसको ऐसे बिल्कुल। अब N2/N1 को क्या लिख दूंगा मैं, N21 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, इक्वेशन 1। ये इसमें पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन के लिए मैं साइड में लिख रहा हूं, थोड़ा सा और पार्ट रब कर लूं। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, लाइट travels from denser to rarer medium। पहले हमने ऊपर से नीचे लिया, रिफ्लेक्शन के बाद डेंसर से मीडियम जाएगी, तो कैसे रहेगा वापिस, N2 इंटू साइन ऑफ आर इज इक्वल टू N1 इंटू साइन ऑफ आई। यहां पे रेशो N2/N1 की ली थी, तो यहां पे रेशो क्या आएगी आपके पास, N1/N2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर डिवाइड बाय साइन ऑफ आई। इसको क्या बोल दूंगा मैं, N12 इज इक्वल टू
साइन ऑफ आर बाय साइन ऑफ आई, इक्वेशन 2। अब क्या इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एक इक्वेशन आपके पास यहां बनी है और एक इक्वेशन आपके पास इस जगह पे बनी है, क्या इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे कर रहा हूं मैं इस पार्ट को, फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बन जाएगा? n21 इंटू n12 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इंटू साइन ऑफ आर डिवाइड बाय साइन ऑफ आई। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, तो n21 इज इक्वल टू 1 बाय n12। ये हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकलता है, जिसको हमको एग्जैक्टली ऐसे रिजल्ट के फॉर्मेट में याद रखना चाहिए। अगर बाय चांस आपसे कोई पूछ लेता है कि आपको कैसे पता कि n21 इज इक्वल टू 1 बाय n12 के बराबर है, तो इस पार्ट को आप मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन n12 n21 था। नेक्स्ट इसमें हम टॉपिक करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, मैं तब तक रब कर लेता हूं। हाँ, 4 टॉपिक्स है ना इसके अंदर रिफ्रैक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, अच्छा, ग्लास स्लैब आपने स्कूल में 8th क्लास में, 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में इसको देखा जरूर होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। तो एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास एक ग्लास स्लैब, जिसकी थिकनेस हम एज्यूम कर लेते हैं कितनी है, T थिकनेस का ग्लास स्लैब है। थिकनेस का क्या रोल है, बाद में इस पार्ट को देखते हैं, पहले समझते हैं इसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगी। आपके पास एक इंसिडेंट रे, जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट रे होती है वहां पे हम क्या एज्यूम करते हैं, एक नॉर्मल। अब रिफ्रैक्शन क्या होगी, बाहर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, अंदर की तरफ n2 है, तो बाहर की तरफ वापस कितना आएगा, n1। तो ये रेयर से डेंसर मूव कर रहा है, तो रिफ्रैक्शन कैसी होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये इस तरीके की रिफ्रैक्शन होगी। इस पॉइंट पे वापस क्या बनेगा आपके पास, नॉर्मल। इस पॉइंट पे वापस नॉर्मल बना। अगर यहां पे ग्लास स्लैब नहीं होती तो इस रे ने एज इट इज यहां से बाहर निकल जाना था, बट ग्लास स्लैब होने के कारण रिफ्रैक्शन हुई, अब ये यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, दैट इज द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अल्टरनेट एंगल होने के कारण इसको भी आर से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इस बाहर वाले एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंट बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट का नाम ए पॉइंट ले लेता हूं, इसको बी पॉइंट ले लेता हूं, आपके पास ओ ए बी, और इस पॉइंट का नाम पी ले लेता हूं। ठीक है, आपके पास ओ ए क्या है, यहां पे इंसिडेंट रे, ए बी क्या है यहां पे, रिफ्रैक्टेड रे, और बीपी क्या है यहां पे, इमर्जेंट रे। ठीक है, बीपी को इमर्जेंट रे बोला जाएगा। और ये वाली रे और ये वाली रे, अगर सपोज टू बी ये रे जा रही है, इनको बोला जाता है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। और ये दोनों रेज आपस में हमेशा क्या रहती है, पैरेलल। हमने मैथमेटिकली ये चीज यहां पे प्रूव करनी है कि ये जो एंगल आई है, ये जो एंगल ई है, ये आपके पास मैथमेटिकली क्या है, इक्वल। किस तरीके से देखते हैं, एट पॉइंट ए। अच्छा, हम यहां पे क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ मैं लगा रहा हूं, आप चेक करना।
n1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन ऑफ आर। ये पॉइंट रहेगा इधर। तो अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, n2 बाय n1 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। मैथमेटिकली अभी तक हमारे पास ऑप्टिक्स में यही चीज है, ए पॉइंट में ये रिजल्ट आ जाता है। एट पॉइंट बी की बात करूं तो एट पॉइंट बी n2 इंटू साइन ऑफ आर इज इक्वल टू n1 इंटू साइन ऑफ ई। ये आपके पास चीज आ गई। तो यहां पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, n1 बाय n2 इज इक्वल टू साइन ऑफ r डिवाइड बाय साइन ऑफ e, इक्वेशन 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो n2 बाय n1 इंटू n1 बाय n2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इंटू साइन ऑफ आर डिवाइड बाय साइन ऑफ ई। ये पार्ट इससे कट जाएगा, n1 से n1 कट जाएगा, n2 से n2 कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट मिलने वाला है यहां पे आपको साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। तो हम यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। ये हमारे पास एक कंक्लूजन है अगर किसी जगह पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है किसी दो मीडियम्स के बीच में। ठीक है, तो आपके पास जो मेन इंसिडेंट एंगल रहेगा वही आपके पास एमर्जेंट एंगल रहेगा। तो ये हमारे पास केस था किसका, ग्लास स्लैब का। एक चीज और, ग्लास स्लैब में मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री लिया जाता है और उस पर्टिकुलर केस में जो लेटरल शिफ्ट होती है दैट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, ये एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी एंट्रेंस से पूछा हुआ है कि अगर आपके पास एक गिवन ग्लास स्लैब है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 90 डिग्री है, तो लेटरल शिफ्ट कितना हो सकता है। लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, जो आपके पास स्लैब की थिकनेस होगी। इस चीज को ध्यान रखना, थोड़ा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसी में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम। तो एक बार मैं वापस रब करता हूं, फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्शन में टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। मतलब हम एयर कंसीडर कर लेते हैं, ग्लास कंसीडर कर लेते हैं, वाटर कंसीडर कर लेते हैं और वापस एयर कंसीडर करेंगे। चलो देखते हैं, डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूं आपको। ये आपके पास पहला मीडियम इंटरफेस, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 है और उसके बाद वापस n1 है, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के लिए। ठीक है, अब यहां पे होने क्या वाला है जरा इसको एज्यूम करते हैं। जस्ट ये कंडीशन है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम किस तरीके से मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। आपके पास ये इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे होगी वहां पे क्या बनने वाला है, नॉर्मल। मैं नॉर्मल बना देता हूं यहां पे। ये रिफ्रैक्टेड रे, यहां पे वापस नॉर्मल। ये फर्दर और रिफ्रैक्शन होगी, यार। तो नेक्स्ट केस इसमें हमारे पास आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। तो हम एज्यूम कर लेंगे हमारे पास तीन मीडियम है, एयर, वाटर, ग्लास, फिर उसके बाद वापस एयर। तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन कैसे होती है, वहां पे किस तरीके से स्नेल्स लॉ यूज करना है, हमने इस पार्ट में यही चीज देखनी है और सीखनी है। ठीक है, तो मीडियम 1 n1, सेकेंड मीडियम n2, थर्ड मीडियम n3 और वापस n1। और इसी तरीके से हम इस पार्ट को कंसीडर करेंगे कि जो 3 है वो ज्यादा डेंसर है 2 से और 2 ज्यादा डेंसर है 1 से। ठीक है, तो आपके पास इंसिडेंट रे, जहां पे भी इंसिडेंट रे बनती है वहां पे क्या रहेगा, नॉर्मल। बेंडिंग होगी, नॉर्मल, फर्दर बेंडिंग होगी, नॉर्मल, और ये रे इसी तरीके से बाहर की ओर निकल जाएगी जैसे इंसिडेंट हो रही थी। ठीक है, अगर एंगल्स की बात की जाए तो ये एंगल आई है दैट इज R1। अल्टरनेट एंगल्स में ये भी एंगल R1 होगा तो इसको हम R2 ले लेते हैं। अल्टरनेट एंगल्स में ये R2 होगा तो इसको हम वापिस एंगल I लेंगे। क्यों?
क्योंकि अभी हमने ग्लास लैब में समझा कि जो आपके पास एमर्जेंट एंगल होता है जो बिल्कुल फाइनली उसी मीडियम में बाहर निकलता है, और इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्या रहती है, सेम। ठीक है, दैट इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अगर हो सके तो वीडियो पॉज करके पहले तीनों पॉइंट्स के लिए स्नेल्स लॉ निकालो। मैं भी यहां पे निकालता हूं, तो हम इसको चीज को चेक करेंगे कि क्या हम स्नेल्स लॉ ठीक तरीके से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। एट पॉइंट ए देखिएगा यहां पे, एट पॉइंट ए n1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन ऑफ r1, ये हमारे पास बनेगी कंडीशन। ठीक है, तो n2 बाय n1 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ r। तो इसी n2 बाय n1 को क्या मैं n21 बोल सकता हूं, इक्वेशन 1 निकल गई मेरे पास, इक्वेशन 1। सिमिलरली एट पॉइंट बी, देखो बी पॉइंट कौन सा है, n2 इंटू साइन ऑफ r इज इक्वल टू n1, सॉरी, इज इक्वल टू n3 इंटू साइन ऑफ r2, ये r1 है। n2 इंटू साइन ऑफ r1 इज इक्वल टू n3 इंटू साइन ऑफ r2। तो n3 बाय n2 जिस इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ r1 बाय साइन ऑफ r2, और इसी को हम n32 बोलेंगे, ये r1 था। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट 1 ए के लिए, पॉइंट बी के लिए। तो सिमिलरली हमारे पास एट पॉइंट सी स्नेल्स लॉ वापस लगाएंगे, n3 इंटू साइन ऑफ r2 इज इक्वल टू n1 इंटू साइन ऑफ आई, ये दिख रहा होगा आपको। तो रेशियो लेनी है वापिस, n1 बाय n3 इज इक्वल टू किसके बराबर, साइन ऑफ r2 डिवाइड बाय साइन ऑफ i, और इसी को हम n13 बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हम इन तीनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, चेक कीजिएगा, n21 इंटू n32 इंटू n13 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ r1 इंटू साइन ऑफ r1 अपॉन साइन ऑफ r2 इंटू साइन ऑफ r2 डिवाइड बाय साइन ऑफ i। तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा। पीछे क्या बचा हमारे पास, n21 इंटू n32 इंटू n13 इक्वल टू 1 के बराबर। तो n32 को अगर हम रिप्रेजेंट करें, विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 अपॉन n21 इंटू n13। तो क्या यहां पे मैं n13 को इज इक्वल टू 1 ऑफ n31 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अभी हमने पीछे वाले एक पार्ट में ये चीज सीखी थी। तो n32 इज इक्वल टू n31 अपॉन n13। तो यहां पे ये चीज कंक्लूड करता है, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टू द फर्स्ट मीडियम, नीचे हमने गलती लिख दी है, n21 टू द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया था। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक इसमें बचता है रिफ्रैक्शन में, दैट इज द एक्चुअल डेप्थ एंड द अपीरेंट डेप्थ। तो हम इसको मैं रफ कर लेता हूं, तो उस पार्ट को हम कंटिन्यू करें। रिफ्रैक्शन में हमारे पास ये लास्ट टॉपिक रहेगा, रियल एंड अपीरेंट डेप्थ। तो डायग्राम से समझते हैं रियल एंड अपीरेंट डेप्थ का मतलब क्या है। यहाँ पे ये इक्विवेलेंटली वैसा ही है जो हम मेजॉरिटी हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर हम स्विमिंग पूल या फिर किसी नदी में देखें, तो जो बेड होता है या मछली होती है या फिर क्वाइन होता है, वो ग्राउंड से ना लगके थोड़ा सा ऊपर लगता है कि वो थोड़ा सा रेज्ड है। तो मतलब उसकी एक्चुअल डेप्थ कुछ और है और हमें जो डेप्थ लग रही है वो कुछ और है। तो इसी पार्ट को रियल एंड अपीरेंट डेप्थ बोला जाता है। और रिफ्रैक्शन के थ्रू हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे कैसे, और मैथमेटिकली किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो पार्ट भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो डायग्राम मुझे बनाने दीजिएगा, फिर पार्ट को साथ साथ में समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसके बेड में कोई एक कॉइन पड़ा हुआ है।
जैसे कि आप शीशे वाले ग्लास में एक सिक्के को रख लो तो सिक्का आपको ऐसा लगता है रेज्ड है अपनी नॉर्मल चीज से, उसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक रे तो यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऊपर हम एज्यूम कर लेते हैं, और हम एज्यूम करते हैं दूसरी रे यहां से जा रही है इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे जाएगी वहां पे क्या बनेगा? नॉर्मल। मैं यहां पे एक नॉर्मल भी बना लेता हूं आपके लिए। अब रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रही है? डेंसर से रेयर मीडियम, एयर इज द रेयर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये यहां से हम इधर की ओर बेंड कर जाएगी और यहां से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब जब बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगी या जब इसको आगे की ओर एक्सटेंड करूंगा इसी चीज को, तो आपके पास ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो एक्चुअली में यहां पे दिखेगी, आई पे। हम एज्यूम कर लेते हैं जहां पे रिफ्रैक्शन हुई है ये पॉइंट क्या है? ए। थोड़ा एंगल्स को मेंशन कर लेते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है डेट इज आई, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बन रहा है डेट इज आर। थोड़ा सा टीटी डायग्राम बन गई, इसको साफ क्लियर कर लूं। ठीक है, अब अगर ये एंगल आई है आपके पास तो ये एंगल भी आई होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कंडीशन है हमारे पास। तो इस पॉइंट का नाम हम एम ले लेते हैं। अब एम ओ क्या है यहां पे? रियल डेप्थ। एम आई क्या है यहां पे? एक्चुअल डेप्थ। ये दो कंडीशंस हमने यहां पे समझनी है। ठीक है, एट पॉइंट ए। अब ये पॉइंट देखिए कौन सा है। अगर यहां पे मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो n2 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n1 इंटू साइन ऑफ आर, यही बनेगा। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो मैं उसको रेशो में इसको ले रहा हूं, n2 बाई n1 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर डिवाइड बाई साइन ऑफ आई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिएगा ट्राइंगल एम ओ ए, देखिए कौन सा ट्राइंगल है? एम ओ ए। साइन ऑफ आई किसके बराबर होगा यहां पे? साइन ऑफ आई इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाय ओ ए के बराबर, यही रहेगा। हम यहां पे एक एजम्पशन ले लेते हैं, ओ ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ एम। तो इसी एजम्पशन को यूज करके अगर मैं साइन ऑफ आई को मेंशन करूं तो वो किसके बराबर बनेगा? एम ए डिवाइड बाय ओ एम, ये इक्वेशन। सिमिलरली ट्राइंगल एम आई ए, देखिए कौन सा ट्राइंगल है? तो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाय आई ए। यहां पे भी सेम एजम्पशन लेंगे, आई ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एम आई। तो अगर ये दोनों भी इक्वल है, अच्छा ये एजम्पशन क्यों ले क्यों रहे हैं? फॉर स्मॉल ट्राइंगल्स, फॉर स्मॉल ट्राइंगल्स। अच्छा, स्मॉल ट्राइंगल्स का मतलब क्या है इस चीज को भी समझ लेना। जैसे कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं जिसमें आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है डेट इज 13, परपेंडिकुलर 12 और ये साइड 5, क्या 12 और 13 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है। बस इसी कंसेप्ट में हम ये एज्यूम कर रहे हैं फॉर स्मॉल ट्राइंगल्स आपके पास आई ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एम आई के बराबर है, ओ ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ एम के बराबर है। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है? साइन ऑफ आर इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाय आई एम, इक्वेशन बी। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1। तो जब मैं इसको पुट करता हूं n2 बाई n1 विच इज इक्वल टू n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ आर की जगह मैं क्या लिखूंगा? एम ए डिवाइड बाय आई एम डिवाइड बाय साइन ऑफ आई की जगह क्या लिखूंगा? एम ए डिवाइड बाय ओ एम। तो एम ए वाला पार्ट कट गया, तो n21 इज इक्वल टू ओ एम डिवाइड बाय आई एम।
मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपेरेंट डेप्थ। ये एक्चुअली लिख दिए यहां पे, डेट इज अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस केस में रिजल्ट बनता है। तो डेट्स इट। हमारे पास रिफ्रैक्शन में ये सारी चीजें थी कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमने लेक्चर 1 में देखा था। सेल्स लॉ क्या होता है, लेक्चर 2 में हमने इसमें कुछ एप्लीकेशंस देखी, जैसे कि ग्लास स्लैब के केस में हम इसको कैसे स्नेल्स लॉ को कैसे यूज कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन N21 एंड N12 क्या था, आपके पास अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ क्या थी, और मल्टीपल मीडियम में किस तरीके से रिफ्रैक्शन यूज होती है। तो ये हमारे पास रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन का पार्ट था। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तब तक आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।